नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में होगी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। जिन खबरों पर अगले 1 घंटे हमारी नजर रहेगी वो है प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे के दूसरे दिन अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री सिकंदराबाद पहुंचेंगे। संगारेड्डी में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ओडिशा का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही नजर रहेगी उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट विस्तार होगा। बताएंगे आपको कौन है प्रबल दावेदार। साथ ही खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत से भी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का आज तेलंगाना और ओडिशा दौरा। तेलंगाना में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। संगारेड्डी जिले में 6,800 करोड़ रुपए की तो ओडिशा के जाजपुर में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दोनों राज्यों में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारियां। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। युवा सम्मेलन के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु धमाका और विधान सौधा में पाक समर्थक नारे मामले में सीएफएल रिपोर्ट जारी नहीं करने पर भाजपा हमलावर। सिद्धारमैया सरकार पर सच्चाई को छिपाने का आरोप। गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी। बंगाल में आम लोगों के साथ साथ विशिष्ट लोगों का भी रहना हुआ मुश्किल। हालात से परेशान कलकत्ता उच्च न्यायालय में जज अभिजीत गंगोपाध्याय आज राष्ट्रपति को सौंपेंगे इस्तीफा। भविष्य की योजनाओं की करेंगे घोषणा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े फैसलों को लेकर रहे चर्चे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिन के कोरिया गणराज्य और जापान के दौरे पर। कोरिया के विदेश मंत्री के साथ 10वीं भारत कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। जापान में 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता के साथ रायसीना राउंड टेबल एट टोक्यो में भी होंगे शामिल। हिमालय में आज से शुरू होगा बारिश और बर्फबारी का नया दौर। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बदलेगा मौसम। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश के आसार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गर्भपात को लेकर फ्रांस का ऐतिहासिक फैसला। महिलाओं को मिला गर्भपात का संवैधानिक अधिकार। संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना फ्रांस। पेरिस में आईफिल टावर के पास मनाया गया जश्न। और खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारतीय टेबल टेनिस टीम ने रचा इतिहास। पहली बार ओलंपिक में टीम इवेंट में हिस्सा लेगी महिला और पुरुष टीम। न्यूज़ 10 में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद हैदराबाद स्थित नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण भारत की तेलंगाना यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना ये एआरओ हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी ईसीबीसी मानदंडों के अनुरूप बने इस अनुसंधान संगठन केंद्र का मकसद विमानन समुदाय को एक वैश्विक अनुसंधान मंच प्रदान करने के साथ ही अनुसंधान के लिए व्यापक प्रयोगशाला क्षमताओं का निर्माण करना है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक स्टेप है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन की ओर, जो कि विकसित भारत 2047 है, उसकी तरफ लेकर के जाता है।
तो ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूर्ण रूप से तैयार है और गियर्ड अप है 2047 के विकसित भारत को मदद करने। वहीं पीएम मोदी तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास शामिल है। जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे उनमें NH 161 के 40 किलोमीटर लंबे कांडी से रामसन पिल्लई खंड को 4 लेन का बनाना शामिल है। इससे हैदराबाद और नांदेड़ के बीच यात्रा का समय करीब 3 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री NH 167 के 47 किलोमीटर लंबे मिर्यालागुडा से कोडाद खंड को 2 लेन करने का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री NH 65 के 29 किलोमीटर लंबे पुणे हैदराबाद खंड को 6 लेन में बदलने की परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगा और टूरिज्म डेवलप होगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा और ये ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट हमारा है ना, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट, ये सारे कम हो जाएगा। एंड डिस्टेंस आल्सो कम, सो थोड़े प्रोजेक्ट में डिस्टेंस भी कम हो रहा है और टाइम बहुत कम हो जाएगा। 3 to 4 आवर्स तक हमको बेनिफिट है टाइम का। एंड एक्सीडेंट्स वगैरह मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत बेहतर है। और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट रोजगार सभी बढ़ेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 नए स्टेशन भवनों के साथ साथ सनत नगर मौला अली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली सनत नगर के बीच पहली MMTS ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की तरफ से मुख्य रूप से 2 परियोजनाएं साहब ऑनरेबल पीएम साहब जो है इनॉग्रेट करेंगे। एक तो हमारा एक सेक्शन है मौलाली से लेकर सनत नगर 22 किलोमीटर का सेक्शन, ये अभी सिंगल लाइन था, ये सेक्शन जो है डबल लाइन हो गया। और अब तक इसमें केवल गुड्स ट्रेन चला करती थी, अब ये पैसेंजर सर्विसेज के लिए खोला गया है। तो तकरीबन 22 किलोमीटर का सेक्शन ये है, ये कनेक्ट करेगा घटकेसर MMTS से लेकर लिंगमपल्ली MMTS तक। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये पाइपलाइन पारादीप रिफाइनरी से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और अच्युतापुरम के साथ ही विजयवाड़ा और तेलंगाना में हैदराबाद के पास मलकापुर के डिलीवरी स्टेशन तक पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित और किफायती परिवहन सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना वासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे, जिसमें नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का उद्घाटन के साथ ही रेल एवं सड़क की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे, जिससे राज्य में आवागमन की सुविधा तो होगी ही, साथ ही पर्यटक और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट। प्रधानमंत्री तेलंगाना के बाद उड़ीसा राज्य का दौरा करेंगे। उड़ीसा का जाजपुर जिला ऐतिहासिक काल से अपनी समृद्ध धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। वैतरणी नदी के तट पर बसे इस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं तेल एवं गैस, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। आइए देखते हैं उड़ीसा से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ऐतिहासिक कालखंड में उड़ीसा का जाजपुर जिला कई समृद्ध विरासत और साम्राज्यों का गवाह रहा है। जाजपुर वैतरणी नदी के तट पर बसा एक शहर है जिसका प्राचीनतम और जीवंत अस्तित्व भी है। प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाने वाली 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश के पूर्वी तट पर आयात बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए पारादीप में 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। इंडियन ऑयल की 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है। इसमें सबसे पहले है हमारा मोनो एथिलीन ग्लाइकोल प्रोजेक्ट, ये पारादीप रिफाइनरी के साथ जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन ऑयल की पारादीप सोमनाथपुर हल्दिया प्रोडक्ट मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन। LPG इंपोर्ट टर्मिनल, LPG इंपोर्ट टर्मिनल जो कुकिंग गैस में यूज होता है, LPG इंपोर्ट टर्मिनल ये भी पारादीप में है। इस LPG इंपोर्ट टर्मिनल की वजह से हमें सालाना 691 करोड़ का लॉजिस्टिक कॉस्ट सेविंग है।
सड़क बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री NH-49 के सिंघरा से बिंजा बहल खंड पर 4 लेन की सड़क, NH-49 के बिंजा बहल से तिलेई बानी खंड पर 4 लेन की सड़क, NH-18 के बालासोर झार पोखरिया खंड पर 4 लेन की सड़क और NH-16 के तांगी भुवनेश्वर खंड पर 4 लेन की सड़क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीखोल में चंडीखोल पारादीप खंड की 8 लेन की आधारशिला भी रखेंगे। अटल जी के समय 4 लाइनर बना था, अभी 8 लाइनर बनने जा रहा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ीसा का विकास नहीं, देश का विकास में सहभागी होगा। पारादीप एक अच्छा बंदर है, काफ़ी इंडस्ट्री आया है। JSW का नया स्टील प्लांट आ रहा है, नंबर ऑफ प्लांट वहाँ SR का प्लांट है, ऑयल रिफाइनरी है, काफ़ी प्लांट है। प्रधानमंत्री रेलवे के आधुनिकीकरण और नेटवर्क विस्तार के लिए कई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 162 किलोमीटर लंबी बंसा पानी दैतारी तोमका जखपुरा रेल लाइन शामिल है। यह लाइन मौजूदा यातायात सुविधाओं को विकसित करने के साथ साथ क्योंझर जिले से निकटतम बंदरगाहों और इस्पात संयंत्रों तक लौह और मैग्नीज अयस्क के कुशल परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा नगर में कॉनकोर कंटेनर डिपो का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा नरला में इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवर हॉलिंग वर्कशॉप, कंटाबंजी में वैगन पीरियोडिकल ओवर हॉलिंग वर्कशॉप और बधुआ पाल में रखरखाव सुविधाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम अपनी यात्रा में नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। हरिदासपुर से एक लाइन कटक पारादीप रेल लाइन था, वो डबल लाइन हो गया, लेकिन ये हरिदासपुर केंद्रापड़ा दे के जो जा रहा है फास्ट पैसेंजर शुरुआत होगा। ये कोरोना पीरियड में वार फुटिंग में बना हुआ है, तो ये लाइफ लाइन होगा। केंद्रापड़ा जिला हेडक्वार्टर था, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं था, फास्ट पैसेंजर चलेगा और रेलवे कनेक्टिविटी शुरुआत होगा। प्रधानमंत्री IREL लिमिटेड के ओडिशा सैंड्स कॉम्प्लेक्स में 5 MLD क्षमता वाले समुद्री जल अलवनीकरण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विकसित स्वदेशी अलवनीकरण प्रौद्योगिकियों के विकास के रूप में निर्मित किया गया है। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। पापा कब आओगे? मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। कोविड में हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को कोलकाता के एक्सप्लेनेड मेट्रो स्टेशन और हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इस मेट्रो ट्रेन के चलने से लोगों को न केवल सुविधा होगी बल्कि जाम में फंसे रहने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। क्या क्या सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लोगों को दे रहे हैं, इस बार CPRO कौशिक मित्र से बात की DD न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री कोलकाता आ रहे हैं और रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। एक मेट्रो लाइन है और जो देश की पहली ऐसी मेट्रो लाइन है जो नदी के नीचे से एक टनल बनाकर उस मेट्रो को लेके जाया जा रहा है और खासतौर से जो मेट्रो स्टेशन है एक्सप्लेनेड से लेकर हावड़ा मैदान तक उसको जोड़ेगी और ये ऐसा पहली बार हुआ है। ये सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ CPRO रेलवे कौशिक मित्रा जी हैं। सर, क्या खास है उस ट्रैक की, कितना लंबा ट्रैक है? हम लोगों को सबका डिजायर था, सबका सपना था, जो हुगली रिवर के नीचे जो प्रोजेक्ट है जो इंडिया में कहीं नहीं है, ट्रेन उसके नीचे से जा रहा है, हुगली रिवर के नीचे, गंगा रिवर के नीचे। तो ये सबसे एक इंजीनियरिंग मार्वल है। आप हावड़ा स्टेशन जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है वेस्ट बंगाल की, वहां आप उतर के कलकत्ता शहर के बीच कहीं भी जगह जाना चाहते हैं तो ये मेट्रो आपको ये सुविधा अपॉर्चुनिटी देना है। आप हावड़ा स्टेशन से उतर के जस्ट मेट्रो ले लीजिए और तुरंत ही आप गंगा मैया के नीचे से हुगली रिवर के नीचे से आप शहर के अंदर पहुंचेंगे। ये ट्रैक कितना बड़ा ट्रैक है और कितना टाइम लगेगा इस ट्रैक से सफर करने में? लगेगा 1 मिनट ही। आप फील कर पाओगे तो इट इज वेरी थ्रिलिंग, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 मिनट की जर्नी है हुगली रिवर के नीचे से। आप हावड़ा स्टेशन जैसे उतर रहे हो, हावड़ा स्टेशन में मेट्रो में आप जैसे ही चढ़ रहे हो सीट में, तो तुरंत ही आप यू विल रिच बीनीथ द हुगली रिवर। हुगली रिवर के नीचे से आप आ जाओगे और उसे 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग दूसरे स्टेशन दैट इज महाकरण BBD बाग एरिया में वहाँ है। उसके बाद है एस्प्लेनेड। एस्प्लेनेड में स्टेशन में हम लोग इंट्रीगेशन कर रहे हैं वहाँ पुराना लाइन से, जहाँ आपका दक्षिणेश्वर से कभी सुभाष या तो न्यू गड़िया सेक्शन वाला है, पुराना सेक्शन, बहुत दिन का पुराना सेक्शन। उसमें कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो कलकत्ता आ रहा है उसको कलकत्ता शहर में पहुंचने में ले बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो 5 मिनट लगेगा। रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो एक ही प्रोजेक्ट है या कुछ और भी प्रोजेक्ट उनकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, 3 प्रोजेक्ट उद्घाटन हो रहा है इस दिन। एक तो हो रहा है ताड़ातला से मजोका ताड़ातला सेक्शन, जो अभी ताड़ातला सेक्शन तक ही था, वो माझेरहाट तक एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरा सेक्शन है कबीर सुभाष से हेमंत मुखर्जी, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो ईस्टर्न बाईपास के ऊपर है और वो सेक्शन बाद में एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हावड़ा मैदान से महाकरण, ये एस्प्लेनेड। एस्प्लेनेड इज अ जंक्शन पॉइंट एंड द हार्ट ऑफ द कोलकाता सिटी। तो ये आपने देखा कि CPRO साहब बता रहे थे कि किस तरह से जो परियोजना है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद जब ये मेट्रो चलेगी तो कोलकाता आने वाले या कोलकाता के अंदर किसी भी जगह पर जाने के लिए ट्रैफिक की समस्या से लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा और कुछ ही मिनटों के अंदर वो कोलकाता के अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करेंगे। इस अंडर वाटर मेट्रो का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। देखिए DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी एक्सप्लेनेड से लेकर हावड़ा मैदान के बीच में मेट्रो शुरू करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस मेट्रो की खासियत यह है कि देश में पहली बार जो मेट्रो है हुगली नदी के नीचे से जा रही है, यानी कि ये पहली मेट्रो है जो नदी के नीचे से टनल बनाकर चली जा रही है। और ये जो आपको ब्लू जो निशान दिखाई दे रहा है, ये हुगली जो नदी है उसके नीचे से जो ये मेट्रो ट्रेन है ये जा रही है। और ये एक तरीके से अद्भुत कह सकते हैं कि जो अभियांत्रिकी है उसका एक नमूना है। और ये पूरी की पूरी जो मेट्रो ट्रेन है ये इस समय हुगली नदी के नीचे से चल रही है और इसका जो सबसे गहरा जो हिस्सा है वो करीब 42 मीटर नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे बनाने में कितनी बड़ी जो चुनौती है वो सामने आई होगी और कितनी कौशल के साथ इस जो मेट्रो है इसको बनाया गया है। और जहाँ जहाँ तक ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो मेट्रो की टनल है वो हुगली नदी के नीचे से इस समय चल रही है।
और मेट्रो को अगर हम दिखाएं आपको, तो जो मेट्रो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें कि हावड़ा से जब आप एक्सप्लेनेड की तरफ आते हैं तो सामान्य रूप से जब आप बस का सफ़र करते हैं तो उसमें समय भी काफ़ी लगता है, लेकिन इस मेट्रो के बाद कुछ ही कह सकते हैं कि मिनटों के अंदर आप हावड़ा से कलकत्ता शहर के मध्य तक में पहुंच पाएंगे। और जहां तक स्टेशनों की अगर हम बात करें तो आप देखें कि ये एक्सप्लेनेड से ये मेट्रो ट्रेन चल रही है, इसके बाद ये महाकरण जो मेट्रो स्टेशन है वो आता है, और महाकरण के बाद ही जो हुगली नदी है वो उसके नीचे से ये ट्रेन चलती है। इसके बाद हावड़ा मेट्रो है और हावड़ा मेट्रो मैदान तक ये जो मेट्रो ट्रेन है वो पहुंचती है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि 6 कोच इस मेट्रो में लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं वो आसानी से इसमें सफ़र कर सकें। ये अद्भुत नमूना है हमारे इंजीनियर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मेट्रो ट्रेन को बनाया। और ये अभी भी जो ब्लू हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये मेट्रो ट्रेन इस समय हुगली नदी के नीचे से निकल रही है। इसका किराया भी बहुत मिनिमम रखा गया है। आप हावड़ा मैदान से लेकर एक्सप्लेनेड तक मात्र 10 रुपये में इस सफ़र को इस मेट्रो से तय कर सकते हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोलकाता। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंच रहे हैं। बारासात में प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में नारी शक्ति को संबोधित करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री इसलिए आ रहे हैं, हम लोग उनसे चाहते हैं कि हम लोग नारी को उन्हें सम्मान मिले और उसकी सुरक्षा, नारी को सुरक्षा मिले। और संदेशखाली में जो घटना घट रही है वो और पश्चिम बंगाल में कोई जगह पर ना घटे, यही चाहते हैं हम लोग। नारी दिवस से पहले हमारे राज्यों में हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उसके तरफ से हमारे सब नारी लोगों को यही अर्जी है कि हमारा सब नारी को सुरक्षा दे और राज्यों में जो परिस्थिति चल रही है उससे हम सब लोगों को मुक्ति। 6 तारीख को बारासात में हमारे आदरणीय मोदी जी आ रही है। आप लोग जानती है क्या इस बंगाल में क्या हो रहा है नारी के साथ, किस तरह नारी निर्यातन हो रही है, किस तरह संदेशखाली का घटना हो रहा है। तो हम चाहते हैं मोदी जी से यही विनती करते हैं, जो वेस्ट बंगाल में महिला का जो असुरक्षित है इस बारे में वो कोई स्टेप ले और कुछ बताए ऐसे जो बंगाल में महिला लोग के लिए सुरक्षित रहे। आने वाले 6 मार्च को भारतवर्ष की हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारासात की भूमि में आ रहे हैं नारी को सम्मान के लिए। और इस बंगाल में जो नारी के ऊपर जो चर्चा हो रही है, तो देखिए आने वाले सामने जो 33% जो आरक्षण मोदी जी ने कहा, तो इसके दौरान नारी को उठना चाहिए। और बेसिकली हम इस बंगाल की महिलाएं जिस तरह से निपीड़ित हो रही हूँ और जिस तरह से आने वाले दिन में भी देखा जा रही है, पीछे भी दिन में हम लोग देख रहे हैं नारी को किस तरह से टॉर्चर कर रही है। तो इसीलिए हमें भी लगता है मोदी जी आए इस बंगाल की भूमि में 6 तारीख में और उस दिन हर एक नारी के सुरक्षा के लिए कुछ बोले। हम लोग प्रधानमंत्री जी से ऐसे ये आशा कर रहे हैं, ये राज्यों में जो नारी सुरक्षा नहीं है वो नारी सुरक्षा हम लोग प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। और नारी का सम्मान जो इस राज्य में नहीं है वो भी चाहते हैं। और संदेशखाली में जो घटना घटा है वो हम लोग दोबारा ये राज्य में नहीं चाहते। हमारे पूजनीय जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो बारासात में आने वाले हैं। तो हम एक साधारण नागरिक के तौर पे हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी बात। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर तेलंगाना के सिकंदराबाद क्षेत्र में स्थित एक दिव्य स्थल है और यह मंदिर देवी महाकाली को समर्पित है। ये मंदिर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चन करने आते हैं।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद क्षेत्र में स्थित है ये मंदिर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। इस मंदिर में 2 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, आषाढ़ जठारा और बोनालू। आपको बताएं आषाढ़ जठारा के बारे में, जो आमतौर पर रविवार और सोमवार को पड़ता है और यहाँ कई भक्त मंदिर में प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ सिकंदराबाद तेलंगाना में संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फोटो भी भेंट की है। नरेंद्र मोदी नामधेयस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे जातायां यजमानस्य अन्तःशत्रुगः शत्रुगा देवपुरुषां कुण्डास्तमोनि शङ्कारिष्ठा दीर्घहस्तान् तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की। ये जो मंदिर है, इसका इतिहास 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर को 1814 में स्थापित किया गया था और श्री उज्जैनी महाकाली मठ इस मंदिर के मुख्य देवता हैं, जो देवी के अवतार में है माँ पार्वती। देवी की मूर्ति यहाँ पर जो स्थापित है वो पद्मासन मुद्रा में दिखाई जाती है, जिसके 4 हाथों में तलवार, भाला, डमरू, अमृत का बर्तन है। मूर्ति को चांदी की ढाल में ढका और स्थापित किया गया है। बेहद ही पुराना मंदिर है और हर रोज बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं की आज शुरुआत करने वाले हैं। उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल आदिलाबाद पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री ने 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है अपने दिन की श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। और यहाँ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की है। श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली और पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर से ये मंदिर जो है सुसज्जित है और मंदिर की जो मीनार है और दीवारें हैं उस पर महाकाव्य कहानियाँ उकेरी गई हैं। इस मंदिर में लकड़ी और विशेष पत्थरों से बनी देवी देवताओं की मूर्ति है। इस मंदिर में कुछ विशेष और अनोखे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें खास है आषाढ़ महीने के पहले रविवार को घटोत्सवम, कोलोपू पोथाराजू बाली और अम्मावरी जतारा और सगनम पुट्टा की अवधि के दौरान रंगम। साथ ही मनाया जाता है बोनालू त्योहार, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग यहां आते हैं और इस विशेष मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ये महत्वपूर्ण मंदिर पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में भी लोकप्रिय है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मंदिर का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। आपको बताएं कि सिकंदराबाद के इस मंदिर की कहानी 1813 में मिलती है, जब इस क्षेत्र में एक सैन्य बटालियन का उज्जैन को उसको स्थानांतरित कर दिया गया था और उस दौरान तो प्रधानमंत्री का तेलंगाना दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण। आज प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, जिसमें संगारेड्डी में
6,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेयजल सर्वेक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की है, जहां शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। शहरों और राज्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 130 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार प्रतिष्ठित पेयजल स्वर्ण, रजत और कांस्य सिटी पुरस्कारों से लेकर विभिन्न श्रेणियों में हैं। 1,500 से अधिक पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार यह भव्य कार्यक्रम न केवल उत्कृष्टता का जश्न मनाएगा, बल्कि यह अमृत मित्र पहल के शुभारंभ का भी प्रतीक होगा, जिसमें पूरे देश से विभिन्न स्थानों से महिला एसएचजी लाइव जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह सोमवार रात संभाजी नगर औरंगाबाद पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान अमित शाह सार्वजनिक बैठक में करने वाले हैं। अमित शाह कई प्रतिमाओं का माल्यार्पण भी करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र के अपने दौरे में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वहीं बीजेपी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज उनकी कर्नाटक यात्रा का दूसरा दिन है। इन 2 दिनों में जेपी नड्डा कोर कमेटी की बैठक ले रहे हैं। आज जेपी नड्डा चिकोडी के किवाड़ ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद आज उनकी बेलगावी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत होगी। फिर बुद्धिजीवी वर्ग के साथ उनका संवाद होगा। जेपी नड्डा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 4,000 करोड़ से अधिक लागत की 14 सड़क परियोजनाओं और एक रोपवे के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। आज बीजू पटनायक की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं महान बीजू पटनायक जी की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य भावना पीड़ितों को प्रेरित करती रहेगी। हमारे राष्ट्र के लिए उनका योगदान और विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। आज इस विशेष दिन पर मैं चंडीखोल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए उड़ीसा के लोगों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं। मैं उड़ीसा की एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करूंगा। बैंकॉक में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अरहंत सारिपुत और अरहंत महा मोगलाना के पवित्र अवशेषों की पूजा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भगवान बुद्ध के आदर्श भारत और थाईलैंड के बीच एक आध्यात्मिक पुल के रूप में काम करते हैं, जो गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। मुझे खुशी है कि भक्तों को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव हुआ और मैं भक्तों से चियांग माई, उबोन रतचथानी और क्राबी में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का आग्रह करता हूं, जहां आने वाले दिनों में अवशेष स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शपथ ग्रहण के लिए बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर शहबाज शरीफ को बधाई हो।
अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी कारोबार से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी, समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कारोबार जगत से जुड़ी खबर। पिछले एक दशक में जिस तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आ रही है वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। साल 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने वाली अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के कार्यकाल में फैब्युलस 5 तक का सफर पूरा कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ध्रुव तारे के समान चमक रही भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पिछले एक दशक में फ्रेजाइल 5 से फैबुलस 5 तक का सफर तय करने में मोदी सरकार की नीतियां काफी प्रभावशाली रही हैं। विश्व में सबसे तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद दमदार मजबूती का किया प्रदर्शन। पिछले 10 वर्षों में 11वें पायदान से 5वें पायदान पर भारत, एक दशक में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। IMF के अनुसार 2027 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वैश्विक विकास दर से अधिक भारत की विकास दर। हाल ही में तीसरी तिमाही में देश की GDP दर 8.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते GDP की रफ्तार तेज हुई है। वर्ल्ड बैंक, IMF और रेटिंग एजेंसियों ने अलग अलग मंचों से भारत की सराहना की है। RBI के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। फिंच रेटिंग्स ने वर्ष 2024 में वृद्धि दर 6.9% रहने की संभावना जताई है। UN की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 10 वर्षों में ITR भरने वालों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में 2013 और 14 के मुकाबले 104.91% अधिक दाखिल हुए हैं ITR। वित्त वर्ष 2022 और 23 में दाखिल हुए ITR की कुल संख्या 7.78 करोड़ रही, जबकि 2013 और 14 में दाखिल हुए ITR की संख्या 3.8 करोड़ थी। पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2004 से 2014 के बीच टैक्स संग्रह 19 लाख करोड़ रुपए था। 2014 से 2023 के दौरान टैक्स संग्रह बढ़कर 70 लाख करोड़ रुपए हुआ। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में कुल सकल GST संग्रह 18.40 लाख करोड़ रुपए रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 309 अरब डॉलर के मुकाबले आज दोगुना हो चुका है। 9 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 2.03 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन से अधिक के स्तर पर है। 2013 और 14 में प्रति व्यक्ति आय 68,000 रुपए थी। 2022 और 23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,80,000 रुपए हुई। 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.9 लाख करोड़ रुपए था। 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 2004 से 2014 के बीच राज्यों को आवंटित राशि 30 लाख करोड़ रुपए थी। 2014 से 2023 के दौरान इसे 100 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही पिछले एक दशक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। देश का कृषि क्षेत्र हो या चिकित्सा क्षेत्र या फिर रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र, हर जगह विकास अब नजर आ रहा है, जिसकी बानगी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को देखकर महसूस की जा सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं पर काम किया गया, जिसका असर अब नजर आने लगा है। रेलवे, सड़क, बंदरगाह और एयरपोर्ट के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूती प्रदान कर रहा है। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचायक है। भारत के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मजबूती प्रदान करने का नहीं है, बल्कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। पिछले 10 वर्षों के अथक प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के विकास में लगातार प्रगति हो रही है। योजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अब भारत अग्रसर है। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। तो वहीं विश्व का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश भी है भारत। कंस्ट्रक्शन मार्केट में भी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया जा रहा है। योजना में 100 लाख करोड़ रुपए की 700 से अधिक परियोजनाएं लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें विमानन क्षेत्र में 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जबकि फरवरी 2024 तक देश में 149 एयरपोर्ट हो चुके हैं। वहीं बात रेलवे की करें तो रेलवे के लगभग 94% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 90% काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2513 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू है, जबकि 2014 तक 1 किलोमीटर का भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। वहीं वर्ष 2023 के दौरान 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किए गए। इसके साथ ही अनेक शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो रेल का कार्य निर्माणाधीन है। वहीं हाई स्पीड वाली अत्याधुनिक नमो भारत रेलगाड़ी का दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है। सड़क परिवहन की बात करें तो NH का नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 1,46,145 किलोमीटर का हो गया है। 2013 और 14 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति लगभग 11.6 किलोमीटर प्रति दिन थी। 2022 और 23 में निर्माण की गति बढ़कर लगभग 28.3 किलोमीटर प्रति दिन हुई। 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 2013 और 14 में 18,371 किलोमीटर थी। वर्तमान में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 44,654 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं 2014 में हाई स्पीड कॉरिडोर 353 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 3,106 किलोमीटर का हो चुका है। शिपिंग क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग क्षमता 8,710 लाख टन से बढ़कर 16,100 लाख टन प्रति वर्ष से अधिक हो चुकी है। अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो 69 लाख टन से बढ़कर 1260 लाख टन प्रति वर्ष हुआ है। पिछले 9 वर्षों में नौवहन द्वारा प्रबंधित कार्गो 870 लाख टन से बढ़कर 1500 लाख टन प्रति वर्ष हो चुका है। वहीं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2019 और 20 से वित्त वर्ष 2024 और 25 की अवधि के दौरान 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी व्यय होने की संभावना है। भारत ने 2021 में निर्धारित समय से 9 साल पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 40% का NDC लक्ष्य हासिल कर लिया है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता 1.5 गुना बढ़ चुकी है, जो 2014 में 10 गीगावाट प्रति वर्ष से बढ़कर 2023 में 15 गीगावाट प्रति वर्ष हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर की यूनिट लगाने पर उद्योगपतियों को सरकार विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है। नई सेमीकंडक्टर नीति के तहत भूमि की खरीद पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क में 100% की छूट दी जा रही है। इसी प्रकार 10 वर्षों तक बिजली की ड्यूटी पर भी 100% छूट दी जाएगी। इस बारे में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी देकर उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। इन दिनों देश भर में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में भी ये अभियान चलाया गया। यहाँ कॉलेज के युवाओं ने डांस के माध्यम से पहली बार वोट देने वालों को प्रेरित किया। युवाओं का अपने युवा साथियों के लिए अनोखा अंदाज जरूर था, लेकिन युवाओं ने इस महत्व को अच्छे से समझा। कैसा रहा डीयू में यह अभियान, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार के मतदाताओं का मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए खास तौर पर चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने पहल की है, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर युवाओं को जागरूक किया जा सके, पहली बार के मतदाताओं को जागरूक किया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश खट्टर साहब। पिछले 2 चुनाव के बाद इस बार जब जो चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है, लगभग 2 करोड़ युवा मतदाता जो 18 से 19 वर्ष के बीच में है, वो इस बार पहली बार अपना मतदान का उपयोग करेंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा, इज ए डायनामिक मैन, इज ए मैजिशियन। उनका ये एक तरीका है, मेरा पहला वोट देश के नाम, इसके थ्रू पूरे युवाओं को अपने साथ जोड़ना और उनमें एक जोश पैदा करना कि आइए हम देश की उन्नति में अपना योगदान दें, क्योंकि ये भी चुनाव भी एक लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। तो इसमें पार्टिसिपेट करके भी हम देश का भविष्य लिख सकते हैं। कुछ टीचर्स हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले पता चला कि कैंपेन चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मेरा पहला वोट देश के नाम। तो हमारे बच्चे बहुत एंथ्यूज्ड हो गए, एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, वो दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। एंड वो खुद पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस, प्राइम मिनिस्टर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, बहुत चर्चा रहती है हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी और पूरे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। चुनाव के दिन मतदाता संप्रभु होता है और मतदाता की संप्रभुता, जब देश की संप्रभुता की बात आती है, मतदाता के संप्रभु होने का मतलब है कि चुनाव एक बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा उत्सव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। स्टूडेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने पहले इलेक्शंस को लेके, एज दे आर अटेनिंग द 18 ईयर्स ऑफ एज। और क्लास में भी काफ़ी मुद्दों पे जैसे चर्चा रहती है कि एक विकसित भारत किस तरह से होगा, पिछड़े वर्ग जिस तरह से आगे आ रहा है, सामने उसका उत्थान देखने मिल रहा है, सीमा पे सुरक्षा अब जो है बढ़ती जा रही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। हमारा सशक्त वोट हमारे देश का नाम सशक्त भारत बनाने के लिए हमारा पहला वोट। टू अपहोल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज वैल्यूज, मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। इन ऑर्डर टू मेक आवर वॉइसेस हर्ड इन डेमोक्रेसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब यंगस्टर्स वोट करें। मेरा पहला वोट देश के नाम, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी और बीइंग अ वुमेन, वुमेन्स के राइट्स की प्रमोशन के लिए। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम, आई थिंक फॉर दिस मोमेंट मार्क्स माई कल्मिनेशन ऑफ माई लर्निंग ओवर द ईयर्स एंड टू इशूज फॉर द रेजिंग द इशूज ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द इंस्टीट्यूशंस। मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। एक ही चाहत, एक ही पैगाम, मेरा पहला वोट देश के नाम।
अपना योगदान, अपना मत दें और देश के विकास में योगदान दें। बहुत अच्छा संदेश इन युवाओं ने देने का प्रयास किया है कि किस तरह से अपना पहला वोट जरूर दें। कुछ और भी युवा हैं, बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि मेरा पहला वोट देश के नाम, और इसके तहत हम अपने देश के प्रगति के पर अपना हम एक योगदान निभा सकते हैं और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की रिश्वतखोरी पर चल रही पूछताछ से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्होंने जितने भी गैर कानूनी तरीके से कार्य किए हैं, सभी का जवाब देना पड़ेगा। आज हाईकोर्ट ने झटका दिया कि भैया चुपचाप रहो और पब्लिक सर्वेंट के नाते सब कुछ जानने और बताने का अधिकार जो है देश को है। दूसरा, जो वो कह रही थी आर्टिकल 105 में कि उनको सारा प्रिविलेज मिला हुआ है और उस पर कुछ नहीं होता, आज 7 बेंच के जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये कहा कि जो शिबू सोरेन जी वाला जो घटना था जिसमें कि उन्होंने पैसे लिए थे, पैसे लेके नरसिम्हा राव को वोट दिया था, उस तरह की भी इम्यूनिटी नहीं है। इसके आधार पर जो इन्होंने करप्शन किया महुआ जी ने, जो इन्होंने प्रश्न पैसे लेकर पूछे, स्पीच अपना पैसे लेकर पूछे, कॉरपोरेट की दलाली की, इन सबों का जो है हिसाब किताब होगा, सभी केस चलेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने धन शोधन निवारण कानून पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित 15 कृषि भूखंड और डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुल 45.92 लाख रुपए की कुछ बैंक जमा राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी की टीम ने फर्रुखाबाद में 29.51 लाख रुपए और 4 बैंक अकाउंट में 16.41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह मामला डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इस ट्रस्ट पर केंद्र सरकार की योजनाओं के 71.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। इसी के साथ ट्रस्ट के पैसे को निजी तौर पर इस्तेमाल का भी आरोप है। आपको बता दें कि साल 2009 से साल 2010 के बीच डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरित करने के लिए करीब 17 कैंप लगाए थे। आरोप है कि काफी कृत्रिम अंगों को वितरित नहीं किया गया, लेकिन उनके बिल का भुगतान करवाया गया था। अब खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु जेल में कुछ कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने बेंगलुरु समेत 7 राज्यों के 17 स्थानों पर छापेमारी की है। जेल में रहकर बम धमाके करने की साजिश रची गई थी। जुनैद और नासिर नाम के कैदियों से आतंकियों ने संपर्क किया था। जांच एजेंसी का शक है कि लश्कर-ए-तोयबा में मॉड्यूल के फरार आरोपी बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं। एनआईए इस मामले और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के बीच की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में फ्रांस ने ऐतिहासिक रूप से अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया है। फ्रांस दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। वहीं दूसरी ओर गर्भपात विरोधी समूहों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि फ्रांस के दोनों सदनों ने विशेष संयुक्त वोट के दौरान सांसदों और सेनेटरों ने मिलकर 780 वोटों से इस बिल का समर्थन किया है। वहीं 78 वोट इसके विरोध में पड़े। फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत कानून उन स्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें एक महिला को गर्भपात का सहारा लेने की स्वतंत्रता होती है। 1974 से ही फ्रांस की महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है, लेकिन अब इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत के हैं 4
गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। स्टार्टअप से बन रही युवाओं की पहचान, गरीबी रेखा को पार कर बढ़ाया अपना सम्मान। पीएम किसान योजना लाई किसानों के चेहरों पर मुस्कान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना नए भारत की शान। देखिए दूरदर्शन न्यूज की विशेष श्रृंखला